AC generators का जो basic perspective है, that's basically an application of your electromagnetic induction वाला principle. मतलब we have learned कि भाई when a magnet moves with respect to a coil or a coil moves with respect to a magnet, there is an EMF induced. So हमें इस बात का इल्म है. And we can actually increase the amount of EMF induced by changing a few parameters. उसके लिए हमारे पास फैराडेज लॉ है, जिसमें उसने हमें तमाम वो बातें बताई कि भाई अगर आपको वोल्टेज बनाना है और ज्यादा वोल्टेज बनाना है तो आप क्या करेंगे. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई एसी जनरेटर जो है, जो वोल्टेज को प्रोड्यूस करने इंड्यूस करने का काम करता है हमारे पास, वो वर्क कैसे कर रहा है, फिर उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है. तो देखिए बेटा, एसी जनरेटर का डिजाइन है वो सिमिलर है थोड़ा सा डीसी मोटर से, लेकिन कुछ चंद चीजें हैं जो उसमें डिफरेंट है. मैग्नेट देखे जाए तो बिल्कुल वैसे ही है, कॉइल देखा जाए बिल्कुल वैसा ही, आपके पास कॉइल भी है इसके अंदर, लेकिन फर्क ये है बेटा कि बजाय स्प्लिट रिंग के इस बार आपके पास होते हैं स्लिप रिंग. दोनों एंड्स ऑफ कॉइल अलग अलग इंडिविजुअल रिंग्स पे अटैच किए जाते हैं. पहले तो ये होता था कि एक रिंग बीच से कट हुआ हुआ होता था और एक एंड आधे रिंग से कनेक्ट, एक एंड अगले आधे से कनेक्ट, और ये कनेक्ट होता था कार्बन ब्रश से. तो होता ये था कि जब ये कॉइल रोटेट किया करता था तो ये वाला रिंग इस ब्रश का कांटेक्ट छोड़ के इस वाले से जुड़ जाता था, और दिस रिंग वो अपना इस वाले ब्रश से कांटेक्ट छोड़ के दूसरे वाले से जुड़ जाया करता था. तो इस तरह से आपके पास कांटेक्ट स्प्लिट हो जाते थे. तो यहाँ पे आपके पास जो स्प्लिट रिंग्स है वो रिप्लेस कर दिए गए हैं स्लिप रिंग्स से. स्लिप रिंग्स में देखो आपका एक एंड एक पर्टिकुलर रिंग से कनेक्टेड है और ये रिंग इस ब्रश से कनेक्टेड. तो जब रोटेशन होगी, सही, जब रोटेशन होने का मामला होगा तो रोटेशन में ये रिंग हमेशा इसी ब्रश से जुड़ा रहेगा. नो मैटर व्हाट हैपेंस, दिस रिंग विल ऑलवेज बी इन कांटेक्ट विद दिस ब्रश. उसका ब्रश से कांटेक्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा रिंग इसी ब्रश से अटैच्ड है ना. रोटेशन होती रहेगी, बस वो इस रिंग, ये जो रिंग है ये ब्रश से अटैच्ड रहेगा और स्लिप करता रहेगा इस पे. इसी तरह रिंग नंबर 2 जो है वो ब्रश नंबर 2 से अटैच्ड है, ये इसके ऊपर स्लिप करता रहेगा, स्लाइड करता रहेगा. कोई पिछला डीसी मोटर वाला मामला नहीं होगा कि भाई इससे कनेक्शन खत्म होके दूसरे से बना, दूसरे से कनेक्शन खत्म होके पहले से बना. ये वाली बातें नहीं है हमारे पास. तो अब जब आप यहाँ देखते हैं तो भाई यहाँ पे वर्किंग कैसे चलती है. अच्छा सॉरी, एक डिफरेंस तो ये था. दूसरा डिफरेंस, कोई बैटरी नहीं लगी हुई दिखेगी. अब आपके पास जो चीज अटैच्ड है वो बैटरी नहीं बल्कि एक लैंप है, एक करंट सोर्स है आपके पास, वो करंट सोर्स बोल लो, एक लैंप है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने वाला है. अब ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है जरा देख लेते हैं. इसको एसी जनरेटर बोलने का जो रीजन है वो ये है कि जो करंट ये प्रोड्यूस करता है ना, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है. ऑल्टरनेटिंग करंट से मुराद ये है करंट की वैल्यू इंक्रीज होके जीरो और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी फ्लो करता है. इसको मैं और क्लियर करूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है मेरे बच्चे कि कॉइल को जब मैग्नेट के दरमियान में रोटेट किया जाएगा तो जो करंट बनेगा वो कभी आपके सर्किट में लेफ्ट से राइट जाएगा तो कभी आपके सर्किट में राइट से लेफ्ट जाएगा. आपके पास कॉइल में इस सर्किट में चलने वाला करंट अपनी डायरेक्शन फ्लिप करता रहेगा, कभी लेफ्ट से राइट तो कभी राइट से लेफ्ट. इसीलिए आप इसे ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं कि भाई इट्स एन एसी करंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस. ये तो है, लेकिन इसके अलावा इसको एसी कहने का रीजन इसका इंक्रीज डिक्रीज होना नहीं है. इसको एसी कहने का रीजन ये है कि इट्स हाफ ऑफ द टाइम इट्स पॉजिटिव एंड फॉर द अदर हाफ इट्स नेगेटिव. For one half of the cycle, it's moving from left to right. For the other half of the cycle, it's moving from right to left. It changes direction. That's why I call it an alternating current. तो एग्जामिनर इसके बारे में क्या क्या पूछ सकता है आपसे. लेट मी टेल यू. द फर्स्ट थिंग दैट ही जनरली आस्क्स इज द वर्किंग प्रिंसिपल. मतलब ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट इज योर एसी जनरेटर डिजाइन. तो हम ये कहते हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कि भाई जो अभी आपने लास्ट क्लास में सीखा था, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर, कि move the magnet or the coil with respect to one another in such a way that there is a change in interaction of field lines with the coil. आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल का इंटरेक्शन हो और उस इंटरेक्शन में चेंज है.
Negative sign represents direction. Exactly. Negative sign represents the direction. A positive sign means current अगर एक positive direction में जा रहा है, negative sign means current is now moving in an opposite direction. हर component का purpose है, सही. अब उस purpose पे हम बात करते हैं कि भाई what is the purpose of a component in your circuit. Permanent magnet का काम वही है जो पिछली बार था. It provides a strong magnetic field. सही, सबसे main purpose उसका वही है, it provides strong magnetic field. Coil का purpose क्या है भाई? पिछली बार coil को आप करंट दे रहे थे और वो घूमता था. This time coil is rotated by an external source. अच्छा, वो external source क्या हो सकती है? It could be any sort of a turbine. Generally आपके पास wind turbines लगे हुए होते हैं, सही, कि भाई यहाँ से अगर wind आ रही है तो आती हुई जो wind है वो इस turbine को rotate करती है. And when the turbines rotate, they cause the coil to rotate as well. इसी तरह आपके पास waves की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. आपके पावर स्टेशंस के अंदर भी आपके पास स्टीम को हाई स्पीड पे टर्बाइंस के साथ स्ट्राइक करवाया जाता है, ताकि जब टर्बाइन घूमेगी तो टर्बाइन इन टर्न आपकी जनरेटर के कॉइल को घुमाएगी. तो यू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू फाइंड आउट अ वे ऑफ हाउ टू रोटेट दिस कॉइल. इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के अंदर क्या होता है? वाटर फॉलिंग फ्रॉम द टॉप, they hit the turbine blades and cause it to rotate. When the turbine blades rotate, they in turn rotate the coil as well. क्योंकि Faraday's law में क्या बात हमने सीखी? हमने सीखी थी कि whenever there is a change of interaction of magnetic field lines with your conductor, you will have a voltage and hence you will have current. तो यहाँ पे भी यही है बेटा कि भाई there was a magnet that was rotating between the ends. See, you caused the magnet to rotate or you caused the coil to rotate. असमें आपने coil घुमाया, सही, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, ताकि जो मैग्नेट की फील्ड लाइंस है, जो कॉइल जो आपके पास कॉइल को कट कर रही थी, उसकी कटिंग में चेंज आए. जब उसकी कटिंग में चेंज आएगा तो आपके पास वोल्टेज बनेगा, जिससे आपके पास करंट बनेगा. स्लिप रिंग्स का पर्पस क्या होता है और कार्बन ब्रश का क्या होता है? कार्बन ब्रश का अभी भी वही पर्पस है कि इट प्रोवाइड्स अ फर्म कांटेक्ट बिटवीन द रिंग्स एंड योर एक्सटर्नल सर्किट. सी, आपके रिंग्स और एक्सटर्नल सर्किट्स के दरमियान में कांटेक्ट बनाने का काम करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. स्लिप रिंग्स का पर्पस ये होता है दे फ्लिप द डायरेक्शन ऑफ करंट in your external circuit when your coil crosses the vertical position. आपके स्लिप रिंग्स करंट की डायरेक्शन को एक्सटर्नल सर्किट में फ्लिप कर देते हैं जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन से गुजरता है. इस बात का मतलब ये है मेरे बच्चे कि अच्छा, बल्कि अभी रुक जाओ, मैं इसको एंड में समझाता हूँ. जैसे उस वक्त मैंने बताया था ना आपको कि डीसी मोटर के अंदर भी यही था कि स्प्लिट रिंग का पर्पस उस वक्त तक क्लियर नहीं हुआ था जब तक आपने वर्किंग नहीं देखी थी उसकी. जब मैंने वर्किंग देखी थी तो आपको पता चला था कि स्प्लिट रिंग्स कैसे आपके कॉइल में करंट की डायरेक्शन को फ्लिप कर दिया करते थे. तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है और स्लिप रिंग्स किस तरीके से आपके एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, ये जो लैंप है आपका, उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लिप करते हैं, सही, ये अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे. अच्छा, अब एग्जामिनर जनरली आस्क्स अस, इसको जरा क्लीन कर दो, एक मिनट. एग्जामिनर जनरली आस्क्स अस कि भाई आप मुझे बताइए हाउ डज एन एसी जनरेटर वर्क्स. सही, हाउ डज एन एसी जनरेटर वर्क्स. तो द वे यू आंसर योर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स. नंबर वन, आप सबसे पहले जो बात करते हो, आप ये कहते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कट बाय द मूविंग कॉइल, यानी व्हेन द कॉइल रोटेट्स इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सही, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो आप कहोगे देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि व्हेनेवर कॉइल स्वाइप्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, वो फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाता है और उसके इंटरैक्शन में चेंज आता है. देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. अब व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड. उसके पास ईएमएफ बन जाता है. यही बात आपने यहाँ पे आंसर की फॉर्म में मैंने लिख दी कि when the coil rotates between the poles of a permanent magnet, it cuts the magnetic field lines and there is a rate of change of magnetic flux linkage.
ये जो फ्रेज है ना बेटा कि देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ये फ्रेज मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब होता है कि देयर इज अ चेंज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ योर फील्ड लाइंस विद द कंडक्टर, इंटरेक्शंस में चेंज आ रहा है, देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और ये फ्रेज इस तरह के आंसर्स में बहुत जरूरी होता है। जब भी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि भाई बताइए आपके किसी भी सिस्टम में ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, तो आप उस सवाल का जवाब देते हुए जो भी मैकेनिज्म था, जरूरी नहीं एसी जनरेटर का, उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको जब 5 मिनट्स कराऊंगा तो अंदाजा होगा। तो उसमें एग्जामिनर आपसे जब ये पूछता है ना कि बताइए ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है, तो उसमें आपको पूरा मैकेनिज्म समझाने के बाद ये जरूर लिखना पड़ता है कि देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। इसको मैं लिख देता हूं भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज फॉर एक्सप्लेनिंग induced EMFs. That is a very important phrase for explaining induced EMFs. तो कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये समझाना हो कि वोल्टेज इंड्यूस कैसे हो रहा है, आप इसी तरीके से समझाने का काम करें। अब जरा ये देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म कि आपका एसी जनरेटर का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। देखिए मैं पहले इसको समझा देता हूँ, फिर आप रीड कर लीजिएगा आराम से। कि we got like two poles, north and south, and between them we have a coil of wire. See, इस कॉइल का एक एंड एक रिंग से, दूसरा एंड दूसरे रिंग से कनेक्टेड, and they're connected to carbon brushes, and these are then connected to your external circuit. अब कॉइल को तो आप खुद घुमाते हो, लाजिमी बात है, यू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम द टरबाइन। तो व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम द टरबाइन, लेट्स से मैंने फोर्स ऐसे लगाई, मतलब मेरा टरबाइन कॉइल को ऐसे घुमा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज माय पिवट, ये मेरा पिवट है। पिवट समझते हैं ना आप लोग, द पॉइंट अबाउट विच समथिंग रोटेट्स। तो लेट्स से ये हमारा पिवट। तो इससे हो ये रहा था कि भाई जब आपके जनरेटर ने कॉइल को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाया, दिस मींस ए बी वाले एंड पे, ये रहा ए बी वाले एंड पे, यू हैव गॉट एन अपवर्ड फोर्स, और सी डी वाले फोर्स पे यू हैव गॉट अ डाउनवर्ड फोर्स। क्योंकि इफ योर कॉइल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ए बी को ऊपर मूव करवाया जा रहा है और सी डी को नीचे मूव करवाया जा रहा है। ये फोर्सेस आप एक तरह से कह रहे हैं कि आपके इस स्लाइस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर लगी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर मुझसे पूछे कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जा रही है नॉर्थ से साउथ से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है आपके पास नॉर्थ से साउथ। और अब आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें करंट कहाँ इंड्यूस हो, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बेटा एसी जनरेटर वाहिद ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा, जिसमें आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई, ये आपका एसी जनरेटर, सिर्फ एसी जनरेटर, फॉर एसी जनरेटर।
है सब कुछ वैसे ही, सब कुछ वैसा ही जैसे पहले था, कि मतलब अभी भी वही है भाई। आप हम फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखेंगे। जब आप थंब को फर्स्ट फिंगर को सेकंड फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे एसी जनरेटर के केस में, तो बेटा आपका जो थंब होता है ये बताता है फोर्स अप्लाइड, जिसको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं मोशन। क्या आपका कॉइल मूव किस तरफ कर रहा है, मोशन किस तरफ, ये आपको फोर्स अप्लाइड होता है। फर्स्ट फिंगर आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड फिंगर आपको बताएगी इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब जो करंट आपके कॉइल में बना है अभी, और वही निमोनिक के ब्रिज पहले था एफबीआई। आप एफबीआई से याद रखोगे इसको। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपके पास जो इस वक्त पता होगा आपको वो ये दो बातें, कि फोर्स कहाँ पता है, कहाँ लग रही है, और ये भी पता होगा फर्स्ट फिंगर कहाँ, यानी आपने पॉइंट करी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सेकंड फिंगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि करंट कहाँ इंड्यूस हो रहा है, ये आपको फिगर आउट करना। तो इस चीज को टू डायमेंशन में शो करने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई मुझे इस वक्त ये पता है कि ए बी पे लग रही है फोर्स अपवर्ड, और सी डी पे लग रही है डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं भाई नॉर्थ से साउथ। अब आप लगा सकते हो इस पे फ्लेमिंग का राइट हैंड। जब आप इस पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओगे, थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, राइट हैंड यूज करना, मैं चाहूंगा कि आप इस पर आप खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। हमने लेफ्ट हैंड को अच्छी तरह समझा है, बस फर्क यह है राइट हैंड का। इसमें आप थंब को अपने फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट कीजिएगा, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। आपकी सेकंड फिंगर आपको बताएगी कि ए बी में करंट कहाँ जा रहा है और सी डी में कहाँ। इसको शो करने के लिए मैं यहाँ से स्क्रीन एक दफा के लिए ऑफ कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है बेटा, परफेक्ट। करंट इज गोइंग इनसाइड, यस इट इज। इट्स मूविंग अवे फ्रॉम अस, परफेक्ट, शाबाश। अगर हम यहाँ पे इस पे अप्लाई करें अपना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, सही, मैं यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने का काम कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने अपने आईपैड को थोड़ा रोटेट कर लिया अपनी आसानी के लिए। तो मेरी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप देख सकते हो, मेरी सेकंड, मेरा जो थंब है दैट्स पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो जो मेरा थंब सेकंड फिंगर थी, यू कैन सी द सेकंड फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब अपवर्ड की तरफ। तो जो करंट की डायरेक्शन हुई दैट इज गोइंग इनटू द पेज। ए बी में करंट अंदर जा रहा, और सी डी के लिए मैं इसको रोटेट कर दूंगा कि भाई फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सेकंड फिंगर यहाँ पे पेपर में से बाहर आ रहा है, ठीक, यानी इसमें से आपके पास करंट जो है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा, इसमें करंट अंदर की तरफ और इसमें करंट आपके पास बाहर आ रहा है। अब इसको मैं जरा दोबारा स्क्रीन आपकी शेयर कर दूं। इट्स 82111171।
अच्छा भाई, तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि ए बी में करंट अंदर जा रहा है और सी डी में से करंट बाहर आ रहा है। इसको अगर आपने इस डायग्राम पे, ऊपर वाले डायग्राम पे शो करो, ए बी में करंट अंदर जा रहा है, मतलब अगर मैं करंट का एरो बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूँ। ये ए बी में गया, ये इधर, ये इधर, यहां से होता हुआ यहां से बाहर, ये आपके पास करंट यहां से जा रहा है रेजिस्टर में से, ये इधर, करंट अंदर आ गया। सही, तो क्योंकि आपने देखा था ना करंट ए से बी जा रहा है, ए बी में अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैंने ए बी में अंदर की तरफ शो किया, तो सी डी में से बाहर आ रहा है। So how do we show that on the diagram, just like how you show the force of magnetic field in diagram? मेरे बच्चे उस डायग्राम के अंदर तो आप ऐसे ही शो करोगे ना, जैसे आपने, मतलब अब आपको पता है करंट अंदर की तरफ जाए तो इट्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का एक एरो बना दिया शोइंग कि भाई ये करंट की डायरेक्शन है, और फिर इसी तरह वो घूम के वापस बाहर आ रहा है। 180 डिग्री की रोटेशन के बाद क्या होता है, जरा गौर से देखिए। 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये पोजीशन आपके सामने थोड़ी क्लियर होगी कि जब कॉइल रोटेट कर जाता है, आपके स्लिप रिंग भी रोटेट करते हैं, तो कनेक्शंस भले आपको ऐसा नजर आ रहा हो, लेकिन ये रिंग अभी भी इसी ब्रश से कनेक्टेड है। ये जो रिंग है, ये रिंग अभी भी इसी ब्रश से कनेक्टेड है, और ये वाला रिंग अभी भी इसी ब्रश से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं तो अपने कॉइल को वैसे ही घुमा रहा हूँ, क्योंकि जो फोर्स लग रही होगी उसपे वो सिमिलर फोर्स होगी। जो चीज को घुमा रही है, जो टरबाइन इसे रोटेट कर रही है, वो टरबाइन तो उसको वैसे ही रोटेट करती रहेगी, उसमें थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो कॉइल तो उसी डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन अब फर्क ही होगा भाई कि यहाँ लग रही है ऊपर अपवर्ड फोर्स और यहाँ लग रही है डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, एक तरफ अपवर्ड फोर्स है, एक तरफ डाउनवर्ड फोर्स है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ अगर आपको करंट शो करना होता तो आप बोलते सर ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वाला था, कि भाई क्योंकि इस कॉइल ने घूमना इस तरफ था, तो इस वाले एंड पे फोर्स ऊपर आएगी, इस वाले एंड पे फोर्स नीचे आएगी, तभी तो ये डायरेक्शन में घूम सकता है। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, वही सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्क किस बात का हुआ, करंट तभी भी यहाँ से अंदर ही जा रहा है और इसमें से बाहर आ रहा है, लेकिन फर्क इसका है, पहले ए बी था जिसमें करंट अंदर जा रहा, अभी सी डी में से करंट अंदर जा रहा है, और इसका क्या डिफरेंस और इम्पैक्ट आएगा जरा देखते हैं। अगर सी डी में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो लेट्स से मैंने एरो बनाया कि करंट इज गोइंग इनटू द बोर्ड, इनटू द कॉइल, ये करंट ऐसे गया, यहां से बाहर आ रहा है, ये करंट आएगा, ये यहां से इधर टच होके आपका करंट कंडक्शन करेगा रिंग के थ्रू, और यहां से बाहर। कैसे, ये करंट आया आपके पास, ये देखो यहां से अंदर जा रहा था, ये ट्रेवल हुआ ऑल द वे टिल ए,
इधर आया, ये रिंग से कंडक्ट हुआ और ये बाहर, ये इस वाले एंड से बाहर आया। तो जो करंट की डायरेक्शन है आप देख सकते हैं कि वो फ्लिप होने वाली है। इस रेजिस्टर में से करंट इस वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां तक करंट आया, यहाँ पे कंडक्शन इधर, और यहां से कॉइल में वापस चलता जा रहा है। सही, मैं अगर हाईलाइट करके बना दूं तो भाई करंट डी से सी गया, ये इधर गया, ये इधर, इधर, यहाँ इस रिंग से कंडक्ट हुआ, क्योंकि आउटलेट आउट तो यहीं से हो सकता है ना, ब्रश से बाहर निकलना था उसने, क्योंकि यहीं से बाहर कनेक्टेड था और तो कहीं से बाहर आ नहीं सकता था। तो रिंग से कंडक्ट होके यहाँ से बाहर आया, फिर ये इधर आया, यहाँ से घूमा, रजिस्टर में से पास होता हुआ इधर, इधर इस ब्रश से रिंग के अंदर, और ये जो कॉइल लगा था वह इसके साथ ट्रेवल करता वापस कॉइल के, ताकि करंट की डायरेक्शन ऐसे चल। अब ये जो आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखा है, ये पिछली बार से ऑपोजिट है। पिछली बार करंट यूं जा रहा, अभी करंट इस तरह जा रहा है। चाहे तो कंपेयर कर ले, लास्ट टाइम जो करंट था इट वाज ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट वाज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट नाउ इट्स गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस वजह से आपका जो स्लिप रिंग है, वो जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करता है तो वो करंट की डायरेक्शन आपके कॉइल में, आपके सर्किट में फ्लिप करता है, कि आपके सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन फ्लिप हो गई। पहले लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा था, अभी वो लेफ्ट से राइट जाना शुरू हो चुका। आई होप वो पर्पस भी आपको क्लियर हुआ, जो भी हम थोड़ी देर पहले जिस पे बात कर रहे थे। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लो। चलो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स के थ्रू जिसके हवाले से हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस को बढ़ाया जा सकता है। नहीं अली, इट कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन, फिर करंट उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा होगा। रोटेशन किसी भी तरफ हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पॉसिबल। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, क्या आप आउटपुट वोल्टेज को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, देखो, अगर आपको फैराडेज लॉ याद हो तो मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे वोल्टेज बढ़ाने के, दो नहीं तीन तरीके। मैग्नेट की स्पीड बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो कॉइल के, या मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो। इन तीनों में से हम कोई से भी तरीका अडॉप्ट करते थे तो हमारे पास जो वोल्टेज था वो बढ़ जाता था। यही काम अपने अभी भी करना है। अगर आप ईएमएफ बढ़ाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ भाई मुझे डबल करना है वोल्टेज, 2 वोल्ट बन रहा था 4 वोल्ट बना,
डबल करना है ईएमएफ इंड्यूस। तो अगर डबल करना है तो एक रास्ता ये है भाई नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डबल कर दो, या फिर आप स्पीड ऑफ रोटेशन डबल कर दो। ये भाई अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो उससे भी वोल्टेज डबल हो जाएगा, अगर आपने मैग्नेट की स्ट्रेंथ डबल की तो उससे भी वोल्टेज डबल हो जाएगा, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन डबल की तो उससे भी वोल्टेज डबल हो जाएगा। सही कि पहले अगर 1 वोल्ट बन रहा था अभी 2 वोल्ट बने, लेकिन रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन से मुराद हाउ फास्ट इज द कॉइल मूविंग। सही, रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है कि हाउ फास्ट इज दिस कॉइल मूविंग, इस चक्कर में अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी से एक और काम होगा, वो ये होगा कि भाई जितनी देर में पहले एक कॉइल बन रहा था, एक टर्न बन रहा था, उतनी देर में आपको दो नजर आएंगे, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को डबल कर दिया। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपने मैग्नेट को तेज घुमाया ना, ये कॉइल को तेज घुमाया। जब आपने कॉइल को तेज घुमाया तो मैं कहता हूँ मैं ट्वाइस, 2 टाइम्स की स्पीड पे घुमा दिया। 2 टाइम्स की स्पीड पे घूमने में ये हो रहा था कि पहले जितनी देर में वो कॉइल एक साइकिल पूरा करता था, अब उतनी देर में 2 साइकिल पूरे कर लेगा, तो 2 वेव्स बनेगी। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से आपके पास एक तो वेव्स भी ज्यादा आती है, और फिर दूसरी चीज आपके पास जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। बिल्कुल, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज इंक्रीजिंग द स्पीड। बस इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो ये है कि हमने मैग्नेट की या कॉइल की रोटेशन स्पीड के ऊपर बात होगी। तो फ्रीक्वेंसी इसलिए रिलेट किया जाता है क्योंकि व्हेन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, जो कॉइल पहले 1 मिनट में 1 सेकंड में घूम रहा था एक बार, अब वो कॉइल हाफ अ सेकंड में घूम जाएगा। ठीक है भाई, एक और तरीका आप कर सकते हो, एंड दैट इज यू वाइंड द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे अब डीसी मोटर में कर रहे हैं। व्हेन यू वाइंड द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर तो उससे भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं ना, और कॉइल को जैसे आप यहाँ पे देखें, जब आप अपने इस कॉइल को इस सिलेंडर पर रैप अप करते हैं, तो उससे होता यह है कि अब आपके पास जो इंटरैक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के साथ वो बढ़ जाता है, क्योंकि आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ पुल करता है ना, तो उससे इंटरैक्शन इंक्रीज हो जाता है, और इंटरैक्शन इंक्रीज होने से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस बढ़ जाता है। लेकिन उससे वो डबल वगैरह वाला कोई सिलसिला नहीं। एंड लास्ट याद रखना तुम्हारे पास मेरे बच्चे, अगर कभी जानना हो कि मैक्सिमम वोल्टेज कब बनता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज तब आता है जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जब कॉइल रोटेशन के दौरान हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है तब मैक्स वोल्टेज बनता है। और मिनिमम वोल्टेज उस वक्त इंड्यूस होता है, यानी जीरो वाला मामला तब होता है जब कॉइल वर्टिकल होता है। रोटेशन के वक्त जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन क्रॉस कर रहा होता है तब फॉर एन इंस्टेंट आपके कॉइल का वोल्टेज जीरो हो चुका होता है। ठीक है भाई, चलो अगर कीप इट टिल हियर, मैं पीडीएफ अभी अपलोड कर रहा हूँ। बट वाई इज दैट का रीजन ये है कि जब आपका कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्रॉस कर रहा होता है ना, यू हैव मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कट होती है जब कॉइल आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस करके जाता है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड लाइंस होती है। तो जब कॉइल ने अभी आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर लिफ्ट किया होता है ना, तो काफी सारी फील्ड लाइन स्वाइप कर देता है। लेकिन अगर ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड हो और कॉइल वर्टिकल पोजीशन में था और वर्टिकल पोजीशन में ही घूमे, तो वो इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस को स्वाइप नहीं करता, चेंज बहुत कम आता है।
इंटरेक्शन तो ज्यादा हुआ वो होता है, लेकिन आपको पता है जब वोल्टेज बनना है वो इंटरेक्शन से ज्यादा उसके चेंज पे डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन में चेंज कितना आ रहा है। वो चेंज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ज्यादा आता है, वर्टिकल पोजीशन में कम। चले भाई, टिल देन टेक केयर भाई, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज।